बाबू शोभाराम राजकीय कला महाविद्यालय अलवर के भूगोल विभाग में अध्ययनरत बीए पार्ट थर्ड के विद्यार्थियों का पुणे में डॉक्टर सत्यदेव सहायक आचार्य भूगोल ऑनलाइन क्लास में स्वागत करता हूं। विद्यार्थियों, जैसा कि हमने पिछली क्लास में जो टॉपिक स्टार्ट किया था, भारतीय वन संसाधन, भारतीय वनों के बारे में पढ़ा था। भारत में वन कितने प्रकार के हैं और उनका वितरण क्या है और किस क्षेत्र में किस प्रकार की वनस्पति पाई जाती है। आज की क्लास में यहाँ पर जो हम स्टार्ट करेंगे वो भारतीय वनों का महत्व के बारे में जानेंगे। संसाधन किसी भी राष्ट्र राज्य के लिए एक महत्वपूर्ण संपदा के रूप में माने जाते हैं और वनों के महत्व को हम दो भागों में बांटते हैं, प्रत्यक्ष लाभ और अप्रत्यक्ष लाभ। प्रत्यक्ष लाभ से हमारा तात्पर्य उस प्रकार के लाभों से है जिनका सीधा हमें फायदा मिलता है। जैसे नंबर 1, भोजन। जैसे वनों से भोजन के लिए कंदमूल, फल फूल की प्राप्ति होती है, जो कई आदिम जातियों के लिए आज भी भोजन प्राप्ति का एकमात्र साधन है। जैसा कि हम जानते हैं कि कई क्षेत्रों में जो वन संसाधन है या वन जो क्षेत्र हैं उनमें कई जनजातियाँ निवास करती हैं, कई लोग निवास करते हैं और वो अपने जीवन की बहुत सारी आवश्यकताओं की पूर्ति उन वनस्पति से करते हैं, जिसमें भोजन भी शामिल है। नंबर 2, फर्नीचर एवं जलावन के लिए लकड़ी। वनों का दूसरा प्रत्यक्ष लाभ हम ये मान सकते हैं कि वनों से जो प्रतिवर्ष 4000 से अधिक प्रकार की लकड़ी प्राप्त होती है, जिसमें 500 से अधिक मूल्यवान लकड़ियाँ हैं, जैसे सखुआ, सागवान, शीशम, देवदार, चंदन इत्यादि। इससे हमें ईंधन या जलावन की लकड़ी भी प्रचुर मात्रा में प्राप्त होती है। जो फर्नीचर उद्योग है, फर्नीचर के जितने भी काम होते हैं उसमें सागवान और शीशम, साल, ये बहुत ही महत्वपूर्ण एवं कीमती लकड़ी मानी जाती है। नंबर 3, उद्योगों के लिए कच्चा माल। बहुत सारे जो उद्योग हैं जैसे कागज, दिया सलाई, कत्था, रबड़, कृत्रिम रेशम, बीड़ी इत्यादि विभिन्न उद्योग धंधों के लिए कच्चा माल मिलता है। जैसे तेंदुओं के पत्तों से बीड़ी बनाई जाती है इत्यादि। पशुओं के लिए चारा की प्राप्ति। वनों में चरने वाले पशुओं को वनों से चारा प्राप्त होता है। नंबर 5, काष्ठ कोयला की प्राप्ति। यह जलावन के अतिरिक्त शक्ति साधन के रूप में उपयोगी सिद्ध हुआ है। भद्रावती का लोहा इस्पात कारखाना काष्ठ कोयला का मुख्य रूप से उपयोग करता है। नंबर 6, जड़ी बूटी आदि की प्राप्ति। जैसा कि हमारे भारतीय संस्कृति और प्राचीन सभ्यता संस्कृति में जो देसी जो इलाज जिसको हम कहते हैं या औषधि कहते हैं या जड़ी बूटियों जो प्राप्ति है, मधु या आप शहद जो फल फूल इत्यादि की प्राप्ति भी वनों से होती है। रेशम की प्राप्ति। अरंडी एवं शहतूत पर रहने वाले केसम के कीड़ों से रेशम मिलता है। नंबर 8, लाख की प्राप्ति। पलाश, कुसुम आदि पर पनपने वाले लाख के कीड़ों से लाख प्राप्त होती है, जिसके उत्पादन पर भारत का एकाधिकार है। लोगों के आजीविका का साधन। लकड़ी काटने, चीरने, ढोने, सामान तैयार करने आदि से बहुत से लोगों को आजीविका मिल जाती है। आय की प्राप्ति। सरकार को इससे अरबों रुपए की वार्षिक आय के रूप में प्राप्ति होती है। कई जनजातीय जीव जंतुओं को ये आश्रय प्रदान करते हैं। कई लोग जंगलों में रहते हैं और दूसरे जो लाभ हैं उनको हम अप्रत्यक्ष लाभ मान सकते हैं। तो नंबर 1 प्रत्यक्ष लाभ और दूसरे अप्रत्यक्ष लाभ। वन वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड CO2 की सांद्रता को नहीं बढ़ने देते। नंबर 2, वन रेगिस्तान के फैलाव को रोकते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि जहाँ पे पेड़ पौधे ज़्यादा होते हैं वहाँ पे मिट्टियों का कटाव कम होता है और रेगिस्तान का जो प्रवाह है उसको रोकने में सहायक सिद्ध होते हैं। नंबर 3, वन पर्यटकों को आकर्षित करके लोगों को रोजगार प्रदान करते हैं। जैसा कि हमने देखा उदयपुर, माउंट आबू इत्यादि जो हरे भरे क्षेत्र हैं वहाँ पर पर्यटक आते हैं और उनसे भी आपको आय और रोजगार प्राप्त होता है। नंबर 4, वन वातावरण में नमी बनाए रखते हैं तथा जलवायु को स्वच्छ बनाए रखते हैं। इस प्रकार से सूखे की स्थिति से हमें बचाते हैं। नंबर 5, वन बादलों को अपनी ओर आकर्षित करके जलवृष्टि कराने में सहायक होते हैं। जैसा कि हम पढ़ते हैं कि जहाँ पर पेड़ पौधे ज़्यादा होते हैं वहाँ पर वर्षा ज़्यादा होती है और जहाँ पर वर्षा ज़्यादा होती है वहाँ पर पेड़ पौधे पनपते हैं, अर्थात हरियाली और वर्षा का प्रत्यक्ष संबंध है। नंबर 6, ये बाढ़ को रोकते हैं। वनों द्वारा नदियों की धारा नियंत्रित होती है। नंबर 7, वनों की से भूमि की उर्वरा शक्ति बढ़ती है। पेड़ों के पत्तों के सड़ने गलने से मिट्टी में
जीवाश्म की इत्यादि मात्रा में वृद्धि होती है, जिससे मिट्टी की उर्वरता बढ़ती है। नंबर 8, वन कृषि तथा अन्य उद्योगों के बीच संतुलित स्थापित करते हैं। नंबर 9, वन भूमिगत जल स्तर को उठाते हैं, जिससे कुआं खोदने तथा सिंचाई करने में सुविधा होती है। नंबर 10, मृदा अपरदन पर नियंत्रण। पेड़ पौधे मिट्टी को अपनी जड़ों से जकड़ कर रखते हैं। कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि अन्य लाभों के अतिरिक्त इसकी सबसे महत्वपूर्ण भूमिका पर्यावरण का संतुलन कायम करना है। अतः वन संसाधनों के प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष लाभों को पढ़ने के बाद ये निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि किसी भी राष्ट्र राज्य की समृद्धि वन संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर होती है। जिन क्षेत्रों में वन संसाधन कम है, वहाँ पर सरकार को, लोगों को ध्यान दे करके पेड़ पौधे की वृद्धि करनी चाहिए, पेड़ पौधे लगाने चाहिए। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि वन संसाधन एक अति महत्वपूर्ण संसाधन है, जो किसी भी राष्ट्र राज्य के लिए अति महत्वपूर्ण है। तो ये आपके वन संसाधनों वाला टॉपिक था। और अगला टॉपिक है सामाजिक वानिकी। देखिए, प्रतियोगिता परीक्षाओं की दृष्टि से और आपके बीए फाइनल की परीक्षा की दृष्टि से इस पर कई बार टिप्पणी आ जाती है। आपके नेट के पाठ्यक्रम में, आपके आरएस के पाठ्यक्रम में, आपके आईएएस के पाठ्यक्रम में ये सामाजिक वानिकी का टॉपिक आपको मिलेगा। तो यहाँ पर इसको आप अच्छे से पढ़ें, समझें और इसको देखें। सामुदायिक हितों और पर्यावरण संरक्षण के उद्देश्य से सामाजिक वानिकी कार्यक्रम की शुरुआत 1980 में की गई थी। यह कार्यक्रम राष्ट्रीय कृषि आयोग 1976, देखिए ध्यान रखना, राष्ट्रीय कृषि आयोग द्वारा प्रारंभ हुआ था और 1976 में शुरुआत हुई थी। जलावन की लकड़ी पर आयोजित कार्यशाला 1980 की रिपोर्ट की अनुशंसा पर प्रारंभ किया गया था। इन दोनों ने अपनी अनुशंसा में इस बात पर जोर दिया था कि ग्रामीण क्षेत्रों में वैकल्पिक अर्थव्यवस्था तथा जलावन की लकड़ी की समस्या के लिए एक ऐसा सामाजिक वानिकी कार्यक्रम चलाया जाए जिसमें वन लगाने तथा उसके उपयोग करने की जिम्मेदारी उसी प्रदेश के लोगों की हो। इस कार्यक्रम के अंतर्गत ग्रामीणों द्वारा ग्राम समाज की भूमि पर वृक्षों को लगाया जाता है। सामाजिक वानिकी के जो उद्देश्य हैं, राष्ट्रीय कृषि आयोग 1978 के अनुसार इसके मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित है। देखिए, अगर उद्देश्यों की बात करें तो सबसे बड़ा उद्देश्य है कि राष्ट्र राज्य की जो संकल्पनाएं ग्रामीण क्षेत्रों में, शहरी क्षेत्रों में या ग्रामीण जो क्षेत्र है वहाँ पर उस प्रदेश विशेष के, उस क्षेत्र विशेष की आवश्यकताओं की पूर्ति उस क्षेत्र विशेष के वन संसाधनों से ही की जाए। नंबर 1, ईंधन उपलब्ध कराना तथा गोबर का प्रयोग खाद के रूप में करना। नंबर 2, भूमि संरक्षण, जैसे सड़कों के किनारे, रेल लाइनों के किनारे पर वृक्षारोपण करना जिससे भूमि को संरक्षित किया जा सके। नंबर 3, खेतों की उर्वरता की रक्षा करना, फलों का उत्पादन बढ़ाकर खाद्य संसाधन की बढ़ोतरी करना, उत्पादकता बढ़ाने हेतु खेतों के चारों को ओर वृक्ष लगाना। नंबर 6, लोगों में वृक्षों के प्रति चेतना तथा प्रेम बढ़ाना। नंबर 7, भूमि परिदृश्य के लिए सजावटी तथा छायादार वृक्ष लगाना। नंबर 8, इमारती लकड़ी उपलब्ध कराना। नंबर 9, सुरक्षित तथा संरक्षित वनों को पशुचारण से बचाने के लिए चारे की उपलब्धता बढ़ाना। ग्रामीण उद्योग के लिए कच्चे माल की आपूर्ति सुनिश्चित करना। नंबर 11, भूमिगत जल स्तर में सुधार। नंबर 12, रोजगार के अवसरों का निर्माण तथा नंबर 13, प्रादेशिक आत्मनिर्भरता। देखिए, कोई भी प्रदेश हो, कोई भी रीजन हो, चाहे राज्य स्तर पर हो, चाहे भौगोलिक प्रदेश हो, चाहे प्राकृतिक प्रदेश हो, वहाँ के जो रहने वाले लोग हैं, जो वहाँ के निवासी हैं, उनकी जो आवश्यकताएं, जलावन की लकड़ी है, चारा है, इमारती लकड़ी है, फर्नीचर के लिए लकड़ी है, इस सभी आवश्यकताओं की पूर्ति उस क्षेत्र विशेष से ही की जाए, वहीं के वन संसाधनों से की जाए। अधिकतर अर्थशास्त्री तथा भूगोलवेत्ताओं के अनुसार सामाजिक वानिकी न केवल पारिस्थितिकीय संतुलन की दिशा में एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम है, वरन गरीबी निवारण, ग्रामीण विकास तथा रोजगार के नए अवसर प्रदान करने की भी योजनाएं। यहाँ जहाँ तक इस कार्यक्रम में सफलता का श्रेय है वह संतोषजनक नहीं रहा है। अतः हमें इस ओर ध्यान देना है और सामाजिक वानिकी के जो उद्देश्य हैं उनको हम सभी छात्रों को उद्देश्यों को अच्छे से पढ़ करके और सामाजिक हित में, राष्ट्र हित में, राज्य हित में हमें भूमिका निभानी है। अगली क्लास में जो हम पढ़ेंगे सामाजिक वानिकी कार्यक्रम की असफलता के जो कारण है, क्यों ये कार्यक्रम क्यों असफल रहा, क्यों सफल नहीं हो पाया, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।